दोस्तों, आज मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। 13 साल का बच्चा जो 8वीं में पढ़ता है, वो अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि क्या लॉकडाउन हटाने और लगाने में हमारी सरकार सफल रही। इन्हीं दो महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, आज के समय में बच्चों की परवरिश एक सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे समय में गार्जियन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज के समय में जमाना बदल रहा है, बच्चे आधुनिक होते जा रहे हैं और आधुनिक संसाधनों के प्रयोग भी कर रहे हैं जो समाज के लिए घातक भी हो रहे हैं और बहुत जगह इसका अच्छा फायदा भी हो रहा है। ये बच्चे की खुद उसकी तार्किक सोच पर डिपेंड करता है कि वो संसाधनों का उपयोग कैसे करे। बिल्कुल वैसे ही कि चाकू का इस्तेमाल फल काटने के लिए भी किया जा सकता है और नस काटने के लिए भी। तो ये बच्चों की बौद्धिक स्थिति पर होता है कि वो संसाधनों का कैसा इस्तेमाल करें। आज का जो मसला है वो बहुत ही खतरनाक है। 13 साल का बच्चा जो 8वीं में पढ़ता है, वो अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल से फिरौती की मांग कर रहा है। ये कितना भयानक है जानिए। ये यूपी के मैनपुरी की घटना है, जहाँ बच्चा जो है अपने स्कूल के प्रिंसिपल से 5 लाख रुपए की मांग करता है। फिरौती की रकम हासिल करने में ये बच्चा इतना उतावला हो गया कि इसे पुलिस का न डर था और न पकड़े जाने की चिंता। बार बार कॉल कर करके अपने प्रधानाचार्य से पैसे की मांग करता है। 4 बजे, जैसे कि प्रधानाचार्य ने बताया कि 4 बजे एक युवा का फोन आता है जो उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। प्रधानाचार्य जब उससे उसका नाम और पता पूछने की कोशिश करते हैं तो उधर से जवाब आता है कि अगर आप मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे तो मैं आपके पूरे परिवार वालों को मार दूंगा, इस तरह की बात। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों को ना बताने की बात कही गई थी। 5 लाख रुपए की डिमांड करने के बाद, बातचीत के बाद वो 90,000 रुपए पर मान जाता है। वो बच्चा अपनी इस नाकाम कोशिश में सफल होता है कि उससे पहले उसका फोन ट्रेस हो जाता है और वो गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस की मदद से ये पता चला है कि उस बच्चे ने पहले 10 बजे, रात 10 बजे और फिर 12 बजे फोन करके बार बार फिरौती के पैसे मांगने के लिए फोन किया गया था, जिसकी वजह से इसे पकड़ना आसान हो गया। अब दोस्तों, समझना ये होगा कि ये जो बच्चा है, जब इसे बरामद किया गया तब इसके पास 2 सेलफोन और 4 सिम बरामद हुए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि परिवार या परिवेश की वजह से ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बच्चे के पिता जो हैं वो प्रोफेसर हैं और माता एक स्कूल में टीचर हैं। परिवार काफ़ी शिक्षित है। और अगर आपकी धारणा ये है कि ये कम पढ़े लिखे बच्चे ऐसा करते हैं तो आप बहुत गलत है। समाज में ऐसे कई आंकड़े आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है सभी परिवार में होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब और अमीर में ऐसे केसेस आते हैं। अब बच्चे को बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया है और देखिए आगे क्या होता है। लेकिन समझना तो यही होगा कि आज के समय में बच्चे जो हैं वो ऐसी चीज़ें करते नज़र आते हैं। कभी टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए रेलिंग पर चढ़ते हैं, तो कभी फिरौती की डिमांड करते हैं, तो कभी कुछ और। दोस्तों, समझना ये होगा कि कम उम्र के बच्चे तेज़ाब फेंकने तक की वीडियोस टिकटॉक पर बनाते हैं। दोस्तों, समझना ये है कि ऐसा होता कैसे है। दरअसल आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन की डिमांड करते हैं और परिवार वाले अगर उन्हें मोबाइल नहीं देते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप पुराने ख्यालात के हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उसके संसाधनों को पूरा नहीं करते। और बार बार जिद करने पर अगर माता पिता मोबाइल दे भी देते हैं तो 24 घंटे निगरानी रखना संभव नहीं है। 24 घंटे आप ये नहीं देख सकते कि आपका बच्चा उस मोबाइल फ़ोन में क्या देख रहा है। और आज के समय में मोबाइल फ़ोन से आप कुछ भी देख सकते हैं। वेब सीरीज़ तो और भी खतरनाक है। मूवीज़ में सेंसर बोर्ड होता है जो आपत्तिजनक सीन को हटा सकता है, लेकिन वेब सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे अपने दिमाग में न जाने कैसी कैसी धारणाएं बनाते हैं और इन वेब सीरीज़ को देखकर वो ऐसी काम करते हैं। दोस्तों, समझना यही होगा कि ऐसे समय में बच्चों को पालना और उनको सही तरीके का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे ऐसे ही खतरनाक होते रहे तो एक सभ्य समाज तो छोड़िए, हम न जाने कौन सा समाज बना लेंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ और दूसरे मुद्दे पर बात करती हूँ। दूसरा मुद्दा ये है कि लॉकडाउन लगाना और हटाना सिर्फ इसलिए लगाया गया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके, आंकड़े कम हो सके। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि लॉकडाउन लगने के बावजूद आंकड़े बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत की स्थिति काफ़ी गंभीर होते जा रही है। अब हर दिन में 10,000 केसेस आ रहे हैं, जो और भी खतरनाक है। 23 मार्च को जनता कर्फ्यू की मांग की जाती है और 24 मार्च को रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि 24 मार्च को रात 12 बजे से संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लग जाएगा। 130 करोड़ की जनता को सिर्फ 4 घंटे का समय मिलता है और उसके बाद उस पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। उस समय केसेस 700 से भी कम थे। मैं आपको बता दूं कि 675 केसेस थे जब लॉकडाउन लगाया गया था।
और आज के समय में 10,000 केसेस हैं एक दिन में 10,000 केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे देश में लॉकडाउन हटाने की बात की जा रही है। तो क्या लॉकडाउन सिर्फ इसलिए लगाया गया था कि इकोनॉमी का बुरा हाल किया जा सके? दोस्तों, लॉकडाउन लगाते वक्त भी कई तरह की गलतियां की गई थी। सबसे पहला, लॉकडाउन लगाने के पहले ही जोन्स में बांटकर जो क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील थे उनको लॉक करके बाकी क्षेत्रों को खोल देना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ पहले संपूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया, क्षेत्रों का बंटवारा नहीं किया गया, यानी कि जो जोन बांटे गए रेड ऑरेंज और जो जोन बांटे गए उसमें भी काफ़ी देरी की गई। सबसे पहले जोन बांटकर जो अधिक संवेदनशील इलाके थे उनको ब्लॉक करके बाकी इलाकों को खोल देना चाहिए था ताकि अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से काम कर सके। लेकिन पूरे देश को लॉकडाउन में बंद करके अर्थव्यवस्था का बुरा प्रभाव पड़ा है, लोगों की नौकरियां पर काफ़ी असर पड़ा है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था अब गिरती चली जा रही है। अब बताया ये जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लॉकडाउन खोला जा रहा है। क्या अब ऐसे समय में लॉकडाउन खोलना सही था? अब हर दिन में 10,000 केसेस बढ़ रहे हैं और आपको बता दें तो हर एक गांव में, यूपी के तो अब हर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोग मिल रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य से वापस आए हैं उनमें से अधिकतर कोरोना वायरस संक्रमित हुए हैं। यानी कि अब गाँव, शहर, इलाका जो भी है वहाँ पर संवेदनशील माना जा सकता है या कोरोना वायरस से संक्रमित होने का शक जो है अब ज़्यादा बढ़ गया है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें वो कुछ आंकड़े और ग्राफ के तरीके से लॉकडाउन खोलने पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उसमें वो कई देश का जो है वो चार्ट उन्होंने डाला था, इटली, जर्मनी, स्पेन, यूके, इन देशों का उन्होंने चार्ट डाला था और ये बताया था कि ये लोग कैसे लॉकडाउन लगाए थे और कैसे खोले थे, और भारत में इसके ठीक उल्टा हो रहा है। उन्होंने बताया था कि जब स्पेन में 2,000 केसेस थे तब लॉकडाउन लगाया गया और फिर जब पूरा पीच खत्म होने के बाद फिर जब 2,000 पर आया तब लॉकडाउन खोला गया। जर्मनी में जब 1,000 केस था तब लॉकडाउन लगाया और पूरा संक्रमण खत्म होने के बाद जब फिर से रोज 2,000 केसेस होने लगे तब खोला गया। इटली में भी जब लॉकडाउन लगाया गया तब 800 केसेस थे और 4,000 पर जब वो पहुंचा, पूरा संक्रमण खत्म होने गया, जब हर दिन 4,000 केस आने लगे तब खोला गया। यूके में भी 4,000 जब हो गया तब खोला गया। लेकिन हमारे यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ जब संक्रमण कम थे तब लॉकडाउन लगाया गया और जब दिन प्रतिदिन हर दिन 10,000 केसेस आ रहे हैं तब लॉकडाउन हटाने की कोशिश की जा रही है। उस समय पूरे में 700 ही केसेस थे पूरे भारत में, और आज कितने ज़्यादा आंकड़े हो गए हैं ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे समय में लॉकडाउन खोलना क्या सही है? हम कम समय पर लॉकडाउन लगाते हैं और जब संक्रमण अधिक बढ़ने लगता है तो लॉकडाउन खोलते हैं, यानी कि सारे देशों से ठीक उल्टा काम हम कर रहे हैं। अब मैं कुछ आंकड़े भी आपको दे देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि सैंपल टेस्टिंग के मामले में भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। 10,000 केसेस में जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें भारत का स्थान 141 यानी कि 141वें स्थान पर है। और बढ़ते केसेस के मामले में हम 5वें स्थान पर हैं। मृत्यु दर के मामले में हम जो है 16वें स्थान पे हैं और बढ़ते मृत्यु दर की जो आंकड़े निकाले जाते हैं उससे भारत जो है वो 13वें स्थान पर है। आए दिन भारत के आंकड़े जो हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सैंपल टेस्टिंग की बात मैं आपको करूं तो मैं बताऊं कि भारत से छोटे देश जो यूपी के बराबर के क्षेत्रफल के हैं वो हमसे दुगुना, तिगुना या 10 गुना तक अधिक टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ टेस्टिंग कम होती है लेकिन कोरोना वायरस से इलाज से ठीक हुए आंकड़े ज़्यादा बताए जाते हैं। ये कैसे संभव है ये समझना होगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इतने दिन का समय जब हमने लॉकडाउन लगाया था 2 या 3 महीने, उतने में हमने कौन कौन से काम किए ये भी समझना होगा। ना हमने स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दी, ना हमने पीपीई किट पर ध्यान दी, ना हमने वेंटिलेटर, बेड्स और हॉस्पिटल बनाने की बात की, ना हमने क्वारंटीन सेंटर पर काम किया, ना हमने प्रवासी मजदूरों पर काम किया। जब हम किसी चीज़ पर काम नहीं कर पाए तो अब जो है हम किसी और ही दुनिया में चले गए। अब हम लॉकडाउन हटाकर जो है अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं। कुछ दिन पहले कहा गया था कि जान रहेगी तो जहान बनाया जाएगा, फिर बाद में ये कहा गया कि जान जहान दोनों बनाया जाएगा, और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ जहान बनाया जाएगा, जान की कोई चिंता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अब दोस्तों मैं आपके साथ कई चीज़ें साझा करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ बिहार की जो रैली हुई थी उस पर। बिहार की वर्चुअल रैली की गई अमित शाह की तरफ से। अमित शाह कुछ दिन से गायब थे लेकिन अब जब चुनावी रैली आ गई है तब वो नजर आ रहे हैं। क्या लॉकडाउन से इसलिए हटाया गया है ताकि बिहार की चुनावी रैली में फायदा लिया जा सके? अब तक 2 बार वर्चुअल रैली अमित शाह कर चुके हैं और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को संबोधित किया। अमित शाह जब बिहार में वर्चुअल रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो रैली है वो दरअसल चुनावी रैली नहीं है, ये जनता से संवाद है। लेकिन पूरे रैली में, पूरे भाषण में वो पूरा चुनावी भाषण ही नजर आया। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा,
मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आया। उसमें धारा 370, 35A पे बात हुई, 3 तलाक पे बात हुई, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक, इन सारे मुद्दों पर बात हुई, लेकिन गरीब किसान के बारे में बात नहीं हुई। कोरोना से कैसे लड़ना है इसके बारे में बात नहीं हुई। जो प्रवासी मजदूर जिनके वोट के लिए वहां पर रैलियां की जा रही थी, उनके भोजन की व्यवस्था के बारे में नहीं किया गया। उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इस मुद्दे पर बात नहीं किया गया। इन सारे मुद्दों को भुलाकर हम जो है एक वर्चुअल दुनिया में है, एक आभासी दुनिया जी रहे हैं। अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत लड़के कोरोना वायरस से लड़के एक मजबूत भारत बनेगा और जो है काफी मजबूती से आगे बढ़ेगा। ये वर्चुअली दुनिया है, रियल में हालत बहुत ज्यादा खराब है। और अगर आपको लग रहा है कि हमने स्वास्थ्य सुधार पर अच्छा काम किया है, तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहा है हमारा, उसको जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि हालत बहुत गंभीर है। अब मैं आपको बता दूं तो हमारे यहाँ अस्पतालों की सुविधाएं भी अच्छी नहीं है, दवाई तो है ही नहीं कोरोना वायरस की। इसके अलावा बहुत सी ऐसी समस्याएं जो आगे आने वाले समय में होंगी। क्या अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे समय में लॉकडाउन खोलना सही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अपना सलाह सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए और दिमाग की बत्ती जलाए रखिए और आंखें खुली रखिए। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।